गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एमसीक्यू करेंगे। मैं इस तरह से एमसीक्यू बनाया हूं कि आपके हर टाइप के एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। मैं 150 के आसपास एमसीक्यू कराऊंगा और आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। 40 मार्क्स का एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू राइट मतलब आप श्योर शॉट पास हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो को एकदम अच्छा से समझिएगा, फोकस कीजिएगा और मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, आप आराम से पास कर जाएंगे। पास करने का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, एट दैट टाइम अपना बेस्ट दे दीजिए। जितना दिन बचा हुआ है उतना दिन में अपना बेस्ट जितना हो सके, द बेस्ट एफर्ट जितना आप दिल से दे सकते हैं उतना दे दीजिए, आप श्योर शॉट पास कर जाएंगे। ठीक, मैं डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहा हूँ और कोई बात नहीं। ठीक है, रट्टा मत मारिएगा अभी एग्जाम टाइम में, एकदम कंसेप्चुअली चीजों को समझिएगा, रट्टा सट्टा एकदम मत मारिएगा। टू द पॉइंट आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर द लर्निंग कर्व इज एन डेज कर्व। लर्निंग कर्व का दूसरा नाम क्या है? आगे समझिए लर्निंग कर्व होता क्या है। ठीक है, देखिए लर्निंग कर्व मतलब होता है कि आप एक काम को बार बार करते हो तो उस काम में आपको एक एक्सपर्टाइजेशन आ जाता है। एक काम को आप रिपीटिवली कर रहे हो तो उस काम में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, रेपिटेटिव नेचर का वर्क करने से एक तो अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है और फिर काम जल्दी होने लगता है। एग्जाम्पल समझिए, टेलर है, फर्स्ट टाइम जब वो शर्ट सिलता है तो उसको कम से कम एक शर्ट सिलने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। लेकिन जब वो डेली वही काम करता है, डेली वो शर्ट सिलता है तो उसके बाद एक एक शर्ट उसको आधा घंटा 15 मिनट तक भी वो बना देता है। उतना एक्सपर्टाइज हो जाता है, उतना एक्सपीरियंस हो जाता है उसको। समझ में आया? तो लर्निंग कर्व का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? रेपिटेटिव नेचर वर्क को करते करते एक एक्सपीरियंस हो जाना, एक एक्सपर्टाइज हो जाना, जिससे वह काम करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए अपना लॉजिक इंट्रोड्यूस कीजिए क्वेश्चन में। लॉजिकली पढ़ेंगे, चीजें लंबी याद रहेगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी बहुत अच्छा रहेगा। अनदर नेम ऑफ द लर्निंग कर्व इज एन डेज कर्व। लर्निंग कर्व का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? लॉजिकली बोलिए एक्सपीरियंस कर्व, क्योंकि आप रेपिटेटिवली काम कर रहे हो, रेपिटेटिवली काम करने से एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। तो लर्निंग कर्व का दूसरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस कर्व। इतना याद रखने का, लर्निंग कर्व मीन्स एक्सपीरियंस कर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का फीचर्स के बारे में बताइए। कुछ नहीं भी पता होगा तो आप इतना जरूर लिख देंगे कि ये रेपिटेटिव टास्क होता है, रेपिटेटिव नेचर ऑफ टास्क है। अब देखिए आंसर में क्या लिखा, पर्सन इंगेज इन रेपिटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। सिंपल सा चीज है, पर एक आदमी किसमें इंगेज है? पर्सन इंगेज इन रेपिटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। एक आदमी रेपिटेटिवली टास्क में इन्वॉल्व है जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो लर्निंग कर्व का एक फीचर्स बोलेंगे तो रेपिटेटिव का टास्क में इन्वॉल्व होना और अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा लेना, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर करता है, रिपोर्ट करता है एंड एनालिसिस करता है नॉन फिनेंशियल एंड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मतलब वह कौन सा अकाउंटिंग है जो मेजर करता है, रिपोर्ट बनाता है और एनालिसिस करता है बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डाटा को, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सिंपल सा बात है, वह कौन सा अकाउंटिंग है जो मेजर करता है फिनेंशियल डाटा को और नॉन फिनेंशियल डाटा दोनों को। देखिए दो प्रकार का अकाउंटिंग होता है जनरली, एक होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको नाम से समझ में आ गया, ये सिर्फ फिनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेगा। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? नॉन फिनेंशियल डाटा को भी एनालिसिस करता है। इसीलिए नॉन फिनेंशियल डाटा मतलब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी एनालिसिस करेगा, तो वो मैनेजमेंट देखता है कंपनी का, तो ये होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लॉजिकली एक बात समझ लीजिए, आप लिख पाओगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डेस और डेस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, इस चीज को समझिए। आप एक बार बेसिक चीज समझ जाइए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या होता है। देखिए एक होता है ब्रेक हेवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा सा मतलब है कि ब्रेक हेवन सेल्स से आप जितना ज्यादा कमाए
वो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ब्रेक इवन सेल मतलब आपको कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका जितना ब्रेक इवन सेल्स मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट में है, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, और उससे जितना ज्यादा कमाएंगे वो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका सेफ्टी हो गया उतना। ठीक है, अब देखिए लॉजिकली क्या होगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मेरा टोटल सेल्स जितना हुआ उससे हम ब्रेक इवन सेल्स को यदि माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या, ब्रेक इवन सेल्स हम जितना कमाए तो टोटल जितना कमाए माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और एक फॉर्मूला ये भी है, आप प्रॉफिट को पीबी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ए ब्रेक इवन पॉइंट एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नील। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या, ब्रेक इवन पॉइंट से जितना एक्स्ट्रा कमाए, समझ में आया। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 हो गया, तभी तो उसका जो डिफरेंस को हम लोग निकाल रहे तभी तो उसको पकड़ते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, समझ में आ रहा है। तो यदि तुम्हारा एट ब्रेक इवन पॉइंट में आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 ही होगा, एकदम स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लिक्विड रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ डेज सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो क्या होता है, आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब डेटा वगैरह लिक्विड में, लिक्विड एसेट में आता है। जब आप लिक्विड रेशियो निकालते हो तो ये बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, लिक्विड रेशियो, डेज सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is the main objective of financial management? Financial management का main objective क्या होना चाहिए, wealth maximize होना चाहिए, not profit maximize। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए होना नहीं चाहिए, wealth maximization होना चाहिए। कंपनी अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना जरूरी है, सिर्फ खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, नॉट की प्रॉफिट को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, Which of the following forms of equity financing is specifically designed for funding high risk and high reward project? High risk and high reward project को फंड करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड आपका हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड फंड को प्रोजेक्ट करता है, माने फिनांस करता है। तो सीधा सा बात होगा वेंचर कैपिटल फंड फिनांसिंग फॉर हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता क्या है, चीज को समझिए, एकदम सिंपल सा चीज है, बता रहा हूं मैं। देखिए जनरली 2 प्रकार का कॉस्टिंग होता है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हो, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जब प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को लेते हैं। समझ में आया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अपने दोनों कॉस्ट को लेते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट जब निकालते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है प्लस फिक्स कॉस्ट। तो आजकल जो इंडस्ट्री, जो आजकल मैक्सिमम इंडस्ट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फंडा को फॉलो कर रही है। उसमें क्या है, टोटल कॉस्ट आ जाने से कंपनी का नेट प्रॉफिट दिख जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं दिखता है, चीज को समझिए। तो क्वेश्चन देखिए, लॉजिक क्या देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट, सारा कॉस्ट को ले रहा है, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों कॉस्ट को ले रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ एक कॉस्ट होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट को लिया जाता है आपका। समझ में आया, तो ये टोटल कॉस्ट का फंडा को एक्सेप्ट करता है। अंडर डेस कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी बताए थे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। समझ में आया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में याद रखिएगा दोनों कॉस्ट को लेते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, यदि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, अपने मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फंडा यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
एक 12 में देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इन ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेज कॉस्ट इज एडेड टू द इन्वेंटरी, फिक्स्ड कॉस्ट इज एडेड टू द इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का पार्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। अब 11 नंबर तो क्वेश्चन जो छूट गया मैं बता दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करेंट रेशियो, क्या चीज मेरा करंट रेशियो बढ़ाता नहीं है। ठीक है, चीज को समझिए, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट में क्या क्या होता है, कैश हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, डेटर का बैलेंस हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए बोलता है इसमें दिया अवेलेबल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाई मशीन। आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, बैंक से ओडी ले रहे हो, ओडी मतलब बैंक लोन लेना, बैंक से आप लोन ले रहे हो मशीन खरीदने के लिए। चीज को समझिए, ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, वहां पे जाके देखिए आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, आपका लायबिलिटी इधर खड़ा हो गया, तो लोन हो गया और बैंक बैलेंस से बैंक से हमको पैसा देना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, करंट जो रेशियो हो रहा है मेरा, करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है। अब बैंक से लोन ले रहे हो मशीन खरीदने के लिए, तो आपका करंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या करंट रेशियो का पोजीशन गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। Which of the following does not help to increase current ratio, ये इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा करंट रेशियो डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हेल्प नहीं कर रहा है मेरा, समझ में आया, डज नॉट हेल्प, ये इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये मेरा डाउन कर दे रहा है, तो ये यही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 13, इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज स्टेस, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो नीचे वाला क्या है, नेट सेल्स, सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is not considered as a method of transfer pricing, ट्रांसफर प्राइसिंग है, फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई कंसेप्ट, कोई मेथड नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है बजटरी कंट्रोल का कि अलग अलग जो कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अपना बजट बना रहा है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना बजट बना रहे हैं, तो दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो सिंपल से ये जानना है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है बजटरी कंट्रोल का कि कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है, बजट के थ्रू कोऑर्डिनेट हो जाता है कि अपना बजट बना लेता है, इस डिपार्टमेंट का इतना बजट है, इसका इतना बजट है, तो सब कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक साथ में, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि मेन ऑब्जेक्ट है बजटरी कंट्रोल का टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कुछ का आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ, आपको देखना पड़ेगा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर 2 सेपरेट प्राइसिंग मेथड आर यूज्ड टू प्राइस ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सब यूनिट टू अनदर सब यूनिट। चीज को समझिए, वन सब यूनिट टू अनदर यूनिट, बोलता है व्हेन 2 सेपरेट प्राइसिंग मेथड आर यूज्ड, किस मेथड में, किस जो है प्राइसिंग मेथड में 2 सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज होता है। नाम से समझ में आ रहा है, 2 मेथड यूज है, डुअल प्राइसिंग मेथड, बस इतना याद रखिएगा, डुअल प्राइसिंग मेथड और कुछ नहीं। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ शोन द रिलेशनशिप बिटवीन डेज, प्रॉफिट वॉल्यूम का जो ग्राफ है, प्रॉफिट और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है सेल्स, तो क्या चीज को बताएगा, प्रॉफिट एंड सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, नाम से समझ में आ रहा है। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ शोन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, वॉल्यूम मतलब कितना यूनिट्स कंपनी ने सेल किया, तो वही चीज होता है प्रॉफिट वॉल्यूम मतलब सेल्स, तो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ क्या, शोन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्जन कॉस्ट रिफर्स टू, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ आउटपुट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड होता है टू प्रोड्यूस यूनिट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डेज कॉस्टिंग इज ए मस्ट फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन कौन सा कॉस्टिंग करता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करता है, जिसमें कंपेयर किया जाता है 2 फर्म को।
तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए मस्ट फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, सिर्फ इतना जान लीजिए, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि सारा जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा कंपनी है या जो छोटा भी कंपनी, एक जैसा ही कॉस्टिंग का मेथड फॉलो करे। ठीक है, जिससे प्रेजेंटेशन में सुविधा होगा। ठीक है, तो डेस्क कॉस्टिंग इज ए मस्ट, मतलब क्यों चाहिए, क्योंकि सब फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन, आप फिर कंपेयर भी कर पाएंगे दूसरा इंडस्ट्री को अपने इंडस्ट्री के साथ, तो इसीलिए बोलते हैं डेस्क कॉस्टिंग इज मस्ट, मानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सबका कॉस्टिंग एक जैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एफिशिएंसी इज बेसिकली ए रेशियो ऑफ डेज एंड डेज। एफिशिएंसी क्या चीज है, इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो। सिंपल सा, आप कितना एफिशिएंट हुए हो वो आपका इससे पता चलेगा, इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो से। सीधा सा सिंपल है, एफिशिएंसी इज बेसिकली ए रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्या है स्टेटमेंट, लोअर डेप्ट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। ऑब्वियसली आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो कम है, मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है, जिसका ज्यादा होगा उसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। लोन ज्यादा होगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो जाएगा, सीधा सा बात है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स। एकदम सही, आप ज्यादा माल बेच रहे हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मींस आपका सेल्स भी बढ़ गया, मींस इंक्रीज इन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है 1 लाख रुपया। ठीक है, फिक्स असेट 2 लाख है, सेल्स दिया है 10 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख दिया है। द ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा, तो जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। तो सेल्स क्या है आपका, देखिए सेल्स है यहाँ 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 7 लाख है, मतलब आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 3 लाख रुपया। उसको आप डिवाइड करो कितना, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना है आपका, ईबीआईटी 1 लाख दिया है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3, आंसर होगा 3। सिंपल सा फॉर्मूला पुट ऑन कीजिएगा, डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो लेवरेज है निकालना है, कुछ नहीं है, सीधा से याद है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपको प्रॉफिट को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर दोगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following activities outside the purview of financing decision in financial management। क्या चीज फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट नहीं है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट नहीं, मतलब डिसाइडिंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। चीज को समझिए, which one of the following activities outside the purview of financial decision in financial management। Deciding on the utilization of the fund is not the part of financial decision in financial management। सिंपल सा चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मोदिग्लिनी एंड मिलर हाइपोथेटिकेशंस इज ए डेस मॉडल। ये एक डिविडेंड का मॉडल है जिसमें बोलता है डिविडेंड देना इररिलेवेंट है, क्योंकि डिविडेंड दीजिए नहीं दीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता है। इसका एक फॉर्मूला आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आता है, एमएम अप्रोच क्या चीज का मॉडल है, एमएम अप्रोच एक तो डिविडेंड का मॉडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डेस इज दैट notional value at which goods and services are transferred between division in a decentralized organization। या देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग में एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट तक प्राइस को माने ट्रांसफर प्राइस निकाला जाता है और एट द एंड एक बेसिक ट्रांसफर प्राइस निकाला जाता है। तो ये देखिए जो गुड्स एंड सर्विस आर ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन, जो गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रांसफर हो रहा है डिवीजन, ये ट्रांसफर प्राइसिंग में अपने यूज करते हैं। डेस इज दैट नोशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विस आर ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन का जितना कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट में ही तो आप दूसरा डिवीजन को ट्रांसफर करोगे, तो वही चीज बोलता है ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म in relation to its ability to meet project daily expenditure from its operation falls है। ये कभी भी डेब्ट इक्विटी रेशियो लिक्विडिटी नहीं बताता है, करंट रेशियो आपका लिक्विडिटी के बारे में बताता है, लिक्विड रेशियो जो होता है लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं। स्टेटमेंट 100% भूल है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एकदम फॉल्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री एक्सेट्रा में यूज होती है, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो यूज ही नहीं होती है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन सर्विस इंडस्ट्री दिया होगा, एकदम राइट ट्रू लिखिएगा, और बैंकिंग इंडस्ट्री फॉल्स है। डेस कॉस्टिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर प्राइसिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ले लेता है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में सारे खर्चे आ गया तो प्रोडक्ट का अंडर प्राइस तो हो ही नहीं सकता। मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लिया जाता है, तो वो तो कभी चांसेस बढ़ाता है नहीं, वो इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर प्राइसिंग कर देता है। समझ में आया? तो डेस कॉस्टिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर प्राइसिंग इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि दोनों कॉस्ट लिया जाता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस में दोनों चीज आ गया तो अंडर प्राइसिंग होगा ही नहीं। ठीक है। कंट्रीब्यूशन अर्न्ड आफ्टर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज डेज ऑफ द फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है, आपका टोटल जितना खर्चा लगा सब रिकवर हो गया। ठीक है, प्रॉफिट में भी नहीं है, लॉस में भी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कमाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वही चीज है, कंट्रीब्यूशन ऑन आफ्टर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट वॉल्यूम शोन ये बता चुका हूं, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबल रेशियो। प्रॉफिटेबल रेशियो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो, सिंपल सा, प्राइस अर्निंग रेशियो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जितना कमाएंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये देखिए, और एक क्वेश्चन नंबर 35। As per the Graham and Dodds model, market price of shares will increase when company declare dividend rather than when it is does not. देखिए, बोलता है जो है ग्रामन एक डिविडेंड मॉडल है, जो बोला गया है कि यदि कंपनी डिविडेंड देगा तो उस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ जाएगा, बस इतना उसका फंडा है। तो यही क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ जाएगा यदि कंपनी डिविडेंड देता है तो। याद रखिएगा, ग्राम्स मॉडल ये बोलता है और एमएम जो मॉडल है वो बोलता है डिविडेंड दीजिए नहीं दीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहेगा, लेकिन इस केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्राहम मॉडल्स के हिसाब से यदि कंपनी डिविडेंड देता है तो उसका शेयर का दाम मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। A depository receipt in the US market is called American depository receipt, 100% ट्रू है। अमेरिका में आप जो रिसिप्ट इश्यू कर रहे हो उसको अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ए फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख का कैपिटल है, सेल्स है 5 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट है 2 लाख का, एंड कंपनी का खर्चा है 1 लाख। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो कंपनी में देखिए क्या बोलता है, सेल्स 5 लाख दिया है, ठीक है, कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख है और खर्चा 1 लाख है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 लाख इज नेट प्रॉफिट, और 1 लाख को आप 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख करोगे तो 20% आएगा, तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज 20%। क्वेश्चन नंबर 38, सिंपल सा चीज है, समझिए। अदर वेरिएबल रिमेनिंग कंस्टेंट, अदर वेरिएबल कंस्टेंट है, ए हाइक इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल डेज द ब्रेक इवन पॉइंट। यदि आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया ना, चीज को समझिए, सेलिंग प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ा, तो प्रॉफिट जैसे बढ़ेगा मार्जिन ऑफ जो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है, ब्रेक इवन सेल्स कम हो जाता है, सिंपल सा चीज। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बता चुका हूं, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 40, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज द सम ऑफ क्या, ये आप पढ़े हो, मिक्स वेरिएंस एंड इल्ड वेरिएंस को जोड़ देंगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा, मिक्स वेरिएंस प्लस इल्ड वेरिएंस इज कॉल्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 41, when overhead variance recorded in a standard costing system, कब ओवरहेड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, तो होगा when the factory overhead is applied to work in progress। जब फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में अप्लाई होगा तभी हम ओवरहेड को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ एन एक्सपेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, आप एक्सपेंसेस स्पेसिफिक कॉस्ट, उस कॉस्ट यूनिट का एक्सपेंसेस है, मतलब डायरेक्टली बता रहा है कि
उसी यूनिट का खर्चा है, डायरेक्टली उस माने यूनिट पे आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल सा, इट इज एन ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ एन एक्सपेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट का खर्चा डायरेक्टली बोल रहा है, तो उस खर्चा को डायरेक्ट खर्चा ही तो बोलेंगे। इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रू, 100% ट्रू है। फिक्स कॉस्ट वेरी विद वॉल्यूम रादर देन टाइम, एकदम फॉल्स। फिक्स कॉस्ट वेरी होता है टाइम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज मेरा यहाँ पर रेंट लग रहा है 2 लाख रुपया का, हम 2 यूनिट बनाएंगे तो भी 2 लाख रुपया रेंट लगेगा, और 2 लाख यूनिट बनाएंगे तो भी 2 लाख लगेगा। तो वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन टाइम से फर्क पड़ता है। ठीक है, फॉल्स होता है। फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट वाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, एकदम रेलिवेंट है फ्यूचर कॉस्ट। आप फ्यूचर कॉस्ट को मानेंगे नहीं तो मैनेजरियल डिसीजन गलत हो जाएगा। तो फ्यूचर कॉस्ट आर रेलिवेंट है वाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, स्टेटमेंट इज फॉल्स। In break-even sales, it is assumed that variable cost fluctuate inversely with time. False है, सिंपल सा चीज है, false है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। क्वेश्चन 46, सिंपल से क्वेश्चन देखिए। Which of the following concept is known as cost behavior oriented approach to product costing? Is marginal costing। क्योंकि cost behavior oriented approach क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट को लेता है प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट को नहीं लेता है। तो ये एक तो बिहेवियर अप्रोच हो गया। तो सीधा सा बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नोन एज कोस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग। बस करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is the correct valuation base for finished goods stock for balance sheet purpose? बैलेंस शीट पर्पस में जो वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स कैसे करते हैं, अपने जितना मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट आया उसी को नंबर ऑफ जो रिमेनिंग यूनिट से, जो नंबर ऑफ क्लोजिंग यूनिट से इनटू कर दिया जाता है बैलेंस शीट पर्पस से। तो क्या बेस होता है, कॉस्ट माने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के बेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यूएशन बेस, जो करेक्ट वैल्यूएशन बेस होता है फिनिश गुड्स का, इस विल टेक प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट का प्राइस को ही लिया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या सही है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो प्रॉफिट। तो जीरो प्रॉफिट कब होगा, यदि आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन जितना है और फिक्स कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगा तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बोल दिया है, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाइए। The variable cost of a product increased by 10% and the management raised the unit selling price by equal amount. वेरिएबल कॉस्ट को भी 10% बढ़ा दिए और सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा दिए, दोनों को 10-10% बढ़ा दिए। ठीक है, द फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। देन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म अनचेंज, यदि दोनों में 10-10% बढ़ गया तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कॉस्ट ऑफ ए ट्यूब यूज फॉर पेकिंग टूथपेस्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फॉल्स है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ ट्यूब यूज फॉर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलना चाहता है, देखिए। If the capacity usage ratio of a production department is 90% and the activity ratio is 99%, then the efficiency ratio of the department is कितना होगा, 99 है उसका activity ratio, तो activity ratio divided by capacity usage ratio, तो कितना होगा 99 divided by 90 equal to 110%। सिंपल सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, if an expenses can be identified with a specific cost unit, it is treated as direct expenses। ये बता चुका हूँ। Variable cost go on changing with the days level, production level, सिंपल सा चीज है। Material usage variance is the sum of mix variance and yield variance। Question number 56, a flexible budget recognize the behavior of days and days। A flexible budget recognize the behavior of variable cost and फिक्स कॉस्ट, सिंपल सा चीज।
क्वेश्चन नंबर 57, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। A company maintain a margin of safety of 25% on its current sales and it's earn a profit of 30 lakhs per annum. ठीक है, कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रख रहा है? 25% रख रहा है। इफ द कंपनी हैज ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो 0.4% दिया है, 0.40% दिया है। इट्स करेंट सेल्स अमाउंट टू, अब कंपनी का करेंट सेल्स कितना होना चाहिए? तो सिंपल सा आपको ये पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कंपनी का कितना है? 30 लाख है। ठीक है, और कंपनी ने ये जो है पीवी रेशियो कितना है? 40% है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 0.40, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 75 लाख रुपया। ठीक है, आगे सुनिए, देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। पहले अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इक्वल टू 75 लाख निकल गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? ब्रेक इवन के ऊपर आपने कितना कमाया। तो कंपनी मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ऑफ इट्स करेंट सेल्स, मतलब ये जो निकला आपका जितना करेंट सेल्स है उसका सिर्फ 25% ही निकला। मतलब ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 25% है करेंट सेल्स का, मतलब 25% ऑफ करेंट सेल इज 75 लाख। ये जी 75 लाख 25% होता है तो 100% कितना होगा? 300 लाख। 75 डिवाइडेड बाय 25 कर दिए 300 लाख। आंसर इज 300 लाख। सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50, सेल्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ ए कंपनी इज 3,80,000 एंड 4,20,000। सेल्स 2 साल का दिया है। द कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर दिस 2 मंथ्स अमाउंट टू, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेल्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 2 महीना का प्रॉफिट दिया है 3,80,000 एंड 4,20,000। और द कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर दिस 2 मंथ्स, उस 2 महीना का प्रॉफिट भी दिया है 24,000 एंड 40,000। देयर इज नो चेंज इन पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं है। द पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स होल इनटू 100 होता है। चेंज इन प्रॉफिट में कितना है? 40,000 माइनस 24,000 कितना होगा? 16,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 4,20,000 और 3,80,000 मतलब 40,000 होल इनटू 100 इक्वल टू 40% इज पीवी रेशियो। सिंपल सा फॉर्मुलेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, the budget annual sales of the firm is 80 lakhs and 25% of the same is in cash sales। 80 लाख बजटेड सेल्स है, उसका 25% जो है कैश सेल्स है। ठीक है, क्वेश्चन को सुनिए अच्छा से क्या बोलना चाहता है। देखिए बोलना चाहता है कंपनी का टोटल सेल्स 80 लाख रुपया है, उसमें कैश सेल्स है 25%, मतलब 20 लाख का कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स कंपनी का कितना है? जो क्रेडिटर लोगों को माल दिया गया है वो कितना का माल दिया है? 60 लाख का दिया गया है। क्रेडिट सेल्स कंपनी ने 60 लाख का किया है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्रेडिटर लोगों को माल कंपनी ने 60 लाख रुपया का दिया है। ठीक है, आगे देखिए, if the average amount of debtor of the debtor is 5 लाख रुपया, डेटर से 60 लाख रुपया का माल दिया गया, 5 लाख रुपया हर महीना उससे आ रहा है, 5 लाख रुपया करके एक बार में आ रहा है। तो द एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 5 लाख आ रहा है, उसका टोटल कितना है? 60 लाख है। डिवाइडेड करोगे तो मंथली एक महीना के बेसिस में उसका डेटा कलेक्शन पीरियड कंज्यूम किया जा रहा है। तो आंसर इज 1। सिंपल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 60, A flexible budget recognize the behavior of variable and fixed cost। ये बता चुका हूँ, सिंपल सा चीज था। देखिए ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन हमारा है। इन जेबीबी, ठीक है, जीरो बेस बजट। इन जेबीबी इंपॉर्टेंट रेफरेंस इज मेड टू द प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। एकदम गलत है, क्योंकि उसी साल से हम लोग बजट का बेस को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर को कुछ बड़े इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये जो दिया गया है आंसर इज फॉल्स। प्रीवियस ईयर को कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता ना दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेल्स बजट। एकदम सही है, और आगे माल बनाएंगे तभी तो माल बेचेंगे, तो प्रोडक्शन बजट पहले ही बनेगा। सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन है। देखिए ट्रू फॉल्स देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स क्या है एक बार सुन लीजिए बस। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेल्स बजट। यस, प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट से पहले बनता है। प्रोडक्शन करेंगे माल तभी तो बिकेगा सेल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, a key factor which at a particular time or over a period will not limit the activity of the organization का एक्टिविटी को लिमिट करता है, ये चीज फॉल्स है। ठीक है, प्रॉफिट
प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल। मेन ऑब्जेक्ट ही बजटरी कंट्रोल का प्रॉफिट प्लानिंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो ये फॉल्स है। स्टैंडर्ड आवर इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फॉल्स है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, फिक्स कॉस्ट वेरी विद वॉल्यूम रादर देन टाइम, फॉल्स है। फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के हिसाब से वेरी नहीं होता। आप 1 यूनिट बनाएंगे, 500 यूनिट बनाएंगे, फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 67, फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट व्हाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, फ्यूचर कॉस्ट आर रेलिवेंट है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। In break-even analysis, it is assumed that variable costs fluctuate inversely with time, false है। ठीक है, a cost which does not involve any cash outflow is called notional cost। depreciation कोई cash outflow नहीं होता है, समझिए। जिस एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई आउटफ्लो नहीं होता है, जिस केस जिस कॉस्ट के ऊपर कोई आउटफ्लो नहीं होता, उसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। ए कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो इज कॉल्ड है नोशनल कॉस्ट बोल सकते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं, सिंपल सा चीज। आइडियल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज ही एडवर्स होता है, ठीक है, इज ऑलवेज एडवर्स। The scare factor of production is known as key factor बोलते हैं। scare factor is also known as key factor। key factor और spare factor एक ही चीज है। scare factor और key factor is the same thing। Question number 72, if actual hour work exceed the standard hour work, the variance which will occur is called adverse labor efficiency variance। यदि actual hour exceed होगा standard hour से, तो कौन सा वेरिएंस जनरेट होगा, एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फॉल्स है, ब्रांच नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू फंक्शन एंड कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज कॉस्ट इक्वल टू वैल्यू बाय फंक्शन, फॉल्स है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट गोन चेंजिंग विद द डेज लेवल, प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा। आप 4 यूनिट बनाएंगे तो अलग वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, 5 यूनिट बनाएंगे तो अलग वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट गोन चेंजिंग विद द प्रोडक्शन लेवल। डेस्ट इज मस्ट फॉर मीनिंगफुल इंटरफॉर्म कंपैरिजन, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बता चुके हैं आपको। ये रिवीजन ऑफ बजट इज नेसेसरी, जरूरी है बजट का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 78 में आज ये प्रैक्टिकल है। A company has fixed cost of 6 lakhs per annum. It's manufacturing a single product which it sells for ₹200 per unit. कंपनी का फिक्स कॉस्ट 600 लाख है। कंपनी एक ही प्रोडक्ट में सेल करता है जिसका दाम है 200 रुपया, सेलिंग प्राइस 200 रुपया। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40% एंड इट्स ब्रेक इवन यूनिट कितना होगा, तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू क्या किया, तो आपने फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपनी का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करेंगे तो क्या पीवी रेशियो आएगा, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो क्या है, तो ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट तो निकल गया 15 लाख यूनिट का ब्रेक इवन सेल्स हुआ, लेकिन यूनिट को निकालने के लिए टोटल 15 लाख से नंबर जो सेल प्राइस पर यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 200 रुपया करके पर यूनिट बेच रहे हो, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 200 रुपया 7500 यूनिट इज ब्रेक इवन सेल्स यूनिट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फॉल्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज किया जाएगा क्योंकि उसमें दोनों कॉस्ट निकलता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को लेते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एकदम ट्रू है। ठीक है, जो चीज नहीं आ रहा है, जो बेनिफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। डेज कॉस्ट इज द डिफरेंट इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन। डिफरेंशियल कॉस्ट दो अलग अलग कॉस्ट है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉस्ट, डिफरेंशियल। ठीक है, देखिए ये 2 करा चुका हूं। 82 क्वेश्चन नंबर 82, द बजट एनुअल सेल्स 80 लाख था, कैरियर सेल्स कितना था 60 लाख होगा, कैश सेल्स यदि 20 लाख है तो, और 5 लाख को 60 लाख से डिवाइड करेंगे तो डेटा कलेक्शन पीरियड 1 महीना आ रहा था, करा चुका हूं पहले। डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मींस द सेम थिंग, फॉल्स, दोनों अलग अलग चीज है। स्टैंडर्ड्स आर अराइव्ड एट बेस्ड ऑन
पास्ट परफॉर्मेंस, कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस में स्टैंडर्ड नहीं आता है, फॉल्स। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डेज कॉस्ट इज एडेड टू द इन्वेंटरी फिक्स कॉस्ट, Days become more effective in a firm with the use of standard costing. Budgetary control becomes more effective. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, Days become more effective in a firm with the use of standard costing, budgetary control. Question number 87. In make or buy decision, it is profitable to buy from outside only when the supplier's price is below the firm on variable cost. क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है, यदि वेरिएबल कॉस्ट से कम प्राइस होगा तो बेटर है हम बाहर से खरीद ले। चीज को समझिए, ठीक है, चीज को समझिए। कोई यूनिट बनाने में मेरा कॉस्टिंग लग रहा है 20 रुपया और वही यूनिट हमको बाहर से 18 रुपया में मिल रहा है, तो बेटर हम बाहर से खरीद ले, ठीक है। एक कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी केस आउटफ्लो, ये बताए थे, इम्प्यूटेड कॉस्ट या नॉशनल कॉस्ट जो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 90 और 91 ऊपर मैंने दोनों कराया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप आगे देख लीजिएगा फिर भी एक बार, ठीक है। मैं 92 में आ रहा हूँ डायरेक्टली, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये रिपीटेड है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग may not be suitable for small concern, एकदम सही है, ट्रू है, बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव। स्मॉल कंसर्न के लिए इतना खर्चा बियर करना सही नहीं है, इसीलिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फॉल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी ब्रांच नहीं रहा है। अब देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग हैज सिग्निफिकेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ट्रांसफर प्राइसिंग हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर प्राइसिंग कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए इसको ये चीज सही, ट्रू। Successful of the days costing is based on mutual belief and understanding. Uniform costing, ठीक है, the success of the uniform costing is based on mutual belief and understanding. A budget is a statement that is always prepared days to a defined period of time. prior, budget हमेशा पहले प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए तो बजट बनाया जाता है पहले से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, डेस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ही बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 मैंने करा दिया एग्जाम में, पहले देख लीजिएगा, कराया हुआ। क्वेश्चन नंबर 99 में आइए, फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, फॉल्स। सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोडक्शन बजट, एकदम सही है। प्रोडक्शन बजट नहीं, ये स्टेटमेंट देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन अच्छा से देखिए, ठीक है। देखिए, एक तो क्वेश्चन में एक एरर है, क्वेश्चन नंबर है 100, सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रोडक्शन बजट, फॉल्स है, फॉल्स होगा, क्योंकि आगे प्रोडक्शन बजट बनेगा फिर सेल्स बजट बनेगा, ठीक है। ये ट्रू लिखा हो तो फॉल्स कर लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, व्हेन पीवी रेशियो इज 20%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज 30%, प्रॉफिट इज 10% ऑफ द सेल्स, दोनों को इंटू कर दीजिएगा, 30% इंटू 20% आ जाएगा 6%, ठीक है। डेस कॉस्टिंग इज ए मस्ट फॉर मीनिंगफुल इंटरफॉर्म कंपैरिजन, बताया था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। डेस कॉस्ट आर द फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन टेकन, रेलिवेंट कॉस्ट आर द फ्यूचर कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट को फ्यूचर कॉस्ट बोलते हैं जो डिसीजन मेकिंग में बनाया जाता है। तो रेलिवेंट कॉस्ट आर द फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन टेकन। क्वेश्चन नंबर 104, ए डेस इज द नोशनल value at which goods and services are transferred between division in a decentralized organization। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट का जो खर्चा है कंसीडर करके लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 105, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपया दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 3 रुपया, ठीक है, एंड फिक्स कॉस्ट दिया है 10,000 रुपया। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट 10,000 है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 5000 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ आउटपुट, याद रखिए एकदम फॉल्स है, ठीक है। कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट, फॉल्स है, सिंपल से क्वेश्चन है।
Question number 107. Desk center is defined as a business entity segment by which both revenue are earned and costs are incurred. Profit center is defined as a business entity segment by which both revenue, profit and revenue दोनों चीज को कंसिडर किया जाता है प्रॉफिट सेंटर में. If break-even sales is 60% of the current sales and profit is 60,000, then the amount of contribution कितना होगा? यदि break-even sales 60% है, मतलब प्रॉफिट आप 40% में कर रहे हो, तो प्रॉफिट यदि 60,000 दिया उसको डिवाइडेड बाय 0.40 से करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.40 इक्वल टू 1.5 लाख. ठीक है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टोटल कॉस्टिंग. ये पता है आपको, बहुत बार बता चुका हूं. टाइप ऑफ कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस non-financial and financial information to help in decision making is called management accounting. Which of the following is not considered as a method of transfer pricing? Fixed cost based transfer pricing. ठीक है, सिंपल सा है. In cost accounting, purpose of variance analysis is to सारा ही आ जाएगा, all of the above. Absorption costing is also known as total costing. Margin of safety is equal to PV ratio into sales minus fixed cost कर दीजिए, आ जाएगा. या सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कर दीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा. इट इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन बजट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट नहीं कंसिडर किया जाता है. इट इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को नहीं लिया जाता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट फॉल्स. फ्यूचर कॉस्ट करंट कॉस्ट को लिया जाता है. एक्सपीरियंस curve effect are reinforced when two or more products share a common resources. False. Preparation of a master budget precedes preparation of a functional budget. False. Question number 120. Which statement best describe the role of the management accountant? कौन बताएगा? Management accountants facilitate the decision making process within an organization. सिंपल सा चीज. क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाइए. आगे क्वेश्चन नंबर 121. In effective, when production is increased with the relevant range, then variable cost will vary in total. Obviously यदि production increase करेगा तो variable cost vary करेगा. The main object of budgetary control is to coordinate different department for maximize profit. ठीक है. Question number 123. Method of pricing, when two separate pricing methods are used to price transfer a product from one sub unit to another unit is called dual pricing. ठीक. इसे करा चुका हूँ मैं already. When overhead variance recorded in a standard costing system, when the factory overhead is applied to work in progress. ठीक. The following factor does not affect the learning curve. Shutdown cost कभी भी learning curve पे affect नहीं करता है. Shutdown cost does not affect on learning curve. ठीक है, क्योंकि वो repetitive nature का काम है, इसीलिए. The profit calculated under absorption costing and margin costing is always equal to false है, क्योंकि absorption costing में total cost लेते हैं, margin costing में सिर्फ variable cost लेते हैं. absorption costing में fixed cost plus variable cost दोनों लेंगे और marginal costing में सिर्फ variable cost लेंगे, तो दोनों का profit अलग अलग आएगा. तो ये जो profit कभी भी same नहीं हो सकता. statement false है. A flexible budget take into account only fixed cost. false है. flexible budget दोनों को लेता है, fixed cost variable cost दोनों को लेता है. A break-even point margin of safety is nil. एकदम true है. An increase in production means an increase in overall productivity. false है, गलत चीज है. Decision making concern with future. ठीक है. A large margin of safety indicates the soundness of business. अच्छा margin of safety मतलब बहुत पैसा कमा रहे, खुद से शांति है. Revision of budget जरूरी है, necessary है. Which of the following operative measure would a manager would like to see decrease over time? Total quality cost. Which of the following operating measure would a manager would like to see decrease over time is total quality cost. ठीक है. Which of the following department is most likely responsible for a price variance in direct material? कौन सा department responsible है price variance और direct material के ऊपर? Purchasing department. ठीक है. Another name for the learning curve is experience curve. ये बता चुका हूँ. Management accounting is a large based on estimation and as such total accuracy is not ensured under management accountancy. True. The main object of budgetary control is to coordinate the different department
देखिए द मेन ऑब्जेक्ट, चीज को समझिए, ठीक है, सिंपल सा चीज है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल इज टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट। 100% ट्रू है, फॉल्स लिखा हुआ गलती हो, एरर है, टाइपिंग एरर है, वो फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉल्स। सर्विस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। लर्निंग कर्व इज ए कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, फॉल्स है, ये कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक नहीं है, ठीक है, अपने को प्रोग्रेस को डेवलप करने का टेक्निक है, ठीक है। Question number 140. State whether the following statement is true or false. Capital budgetary forecast return on proposed long-term investment and compare profitability of different investment and their cost of capital. ठीक है, ये सही है, एकदम ट्रू है। कैपिटल बजटरी फोरकास्ट करता है मेरा जो रिटर्न मिला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जो रिटर्न मिला है उसी को फोरकास्ट करता है कैपिटल बजटिंग, ट्रू है। State whether the following statement is true or false. Management accounting is largely based on estimation and as on such total accuracy is not ensured under management accounting. एकदम true है। Who said value of share is worth the present value of its future dividend rather than its earning? John Burr Wilmers, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 में आ जाइए। Net present value method cannot serve as the best decision criteria for selection of project when they are mutually exclusive. Do you accept? एकदम रिजेक्ट करते हैं, हमको एक्सेप्ट ही नहीं है ये, ठीक है, गलत चीज लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 में आ जाइए। देखिए द फैक्ट्री वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉलो, जो फैक्ट्री है वहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो होता है। क्वेश्चन को देखिए अच्छा से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए अच्छा से क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The factory where standard costing is followed. 9,600 kg of material है, 10 रुपया 50 पैसा करके, मतलब मेरा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है, 9,600 kg मटेरियल लग रहा है प्रोडक्शन में और 10 रुपया 50 पैसा करके कॉस्टिंग पड़ रहा है, ठीक है। वेयर एक्चुअल कंज्यूम्ड, ठीक है, रिजल्टिंग इन ए प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस दिया है 4,800 एडवर्स एंड मटेरियल यूसेज वेरियंस दिया है 4,000 फेवरेबल। तो द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना हुआ, मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरियंस को जोड़ देंगे, मतलब 4,800 एडवर्स प्लस 4,000 फेवरेबल, ये दोनों को जोड़ देने से मेरा आ गया 8,000 एडवर्स। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना लगा है, 9,600 यूनिट पे 10 रुपया 50 पैसा करके, मतलब 1,08,000 रुपया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगा, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितने, 1,08,000 रुपया माइनस टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 800 रुपया माइनस कर देंगे तो आंसर होगा 1,00,000 रुपया, ठीक है, सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन 145, क्वेश्चन 145 में आइए। Which of the following is not to be considered for preparing a production budget? Research and development budget को नहीं लेते हैं प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए। In a factory where production is increased within the relevant range, then variable cost will vary in total. सिंपल सा एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सिंपल सा समय बोलता है केमिकल इन मैन्युफैक्चरिंग बाय कंबाइनिंग टू स्टैंडर्ड आइटम, ठीक है, दो आइटम को बना के तो केमिकल मैन्युफैक्चर होता है। इनपुट ए होता है और इनपुट बी, दो आइटम दिया जाता है। तो इनपुट ए में बोलता है कि एक का स्टैंडर्ड प्राइस है 60 रुपए, ए का मेरा कॉस्टिंग पड़ता है 60 रुपया करके। इनपुट ए एक आइटम बनाते हैं जिसमें दो चीज लगता है, इनपुट ए और इनपुट बी। ए को खरीदने में मेरा कॉस्टिंग है 60 रुपया और बी को खरीदने में मेरा प्राइस लगता है 45 रुपया, स्टैंडर्ड प्राइस 45 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 60% एंड 40%। तो ए का जो कंजप्शन है उस मटेरियल में 60% है, बी का है 40%। ड्यूरिंग प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट, जो इनपुट बनता है उसमें 10% का इनपुट का लॉस भी हो जाता है, ठीक है। इफ ड्यूरिंग ए मंथ 1200 kg ऑफ केमिकल इज प्रोड्यूस, यदि हम इस मंथ के एंड में 1200 kg केमिकल बना लेते हैं, इनका टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 69,600 मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है। तो द टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज हम बनाते हैं 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट में 60% ए लगता है, मतलब 60 kg ए लगा और 40% इनपुट बी लगता है,
मतलब 40 केजी इनपुट भी लगा, तो 60 केजी इंटू इसका ए का कॉस्ट कितना है 60 रुपया करके, तो कितना हो गया 60 केजी इंटू 60 3600 रुपया, और 40 केजी इंटू इसका 45 रुपया करके कॉस्ट 1800 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5400 रुपया का मेरा कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। और 10% लॉस, मतलब 100 केजी बनाते हो 10% कितना होगा उसका 10 केजी, तो एक्चुअल में मेरा आउटपुट कितना हुआ 90 केजी, 100 माइनस 10 90 केजी। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना है, टोटल कॉस्ट 5400 डिवाइडेड बाई 90 केजी, 60 रुपए केजी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा पड़ा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होता है, जितना यूनिट आप बना है ड्यूरिंग द ईयर 1200 केजी ऑफ मेडिकल प्रोड्यूस, मतलब जितना प्रोड्यूस हुआ इंटू उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट आगे इंटू करेंगे, तो 1200 केजी इंटू 60 माइनस टोटल कॉस्ट 69,600 का टोटल कॉस्ट, तो टोटल 2400, फेवरेबल आंसर यही होगा। बस इतना ही देखना है। बस एट द एंड में सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक लाइन में बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। पास होने का सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है, गिव योर बेस्ट। जितना टाइम है उसमें अपना बेस्ट दे दीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आपको मन से अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन मन से आप कुछ भी करेंगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। गिव योर बेस्ट, अपना कैपेसिटी प्रूव करने का टाइम है, आज प्रूव करके दिखाइए आप, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है, क्या बोलता है, ए बजट दैट गिव्स ए समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट। ए बजट, वह एक बजट बताओ जो बताता है सारा फंक्शनल बजट का समरी बताता है एंड प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट के बारे में बताता है। तो मास्टर बजट याद रखिए, मास्टर बजट समरी बताता है फंक्शनल बजट का एंड प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट के बारे में बताता है। मास्टर बजट, a budget that gives a summary of all functional budget and projected PL account is known as master budget. डिसीजन मेकिंग इन कंसर्न विद, डिसीजन मेकिंग क्या चीज से कंसर्न है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं हम लोग। डिसीजन क्यों लेते हैं, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए। तो डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर, एकदम फ्यूचर याद रखिएगा। ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट, यदि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है, मतलब आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है, एकदम द साउंडनेस ऑफ बिजनेस होगा, याद रखिए, बहुत प्रॉफिट है, लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो याद रखिएगा। ब्रेक ओवन पॉइंट के ऊपर आप जितना कमा रहे हो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है, द साउंडनेस ऑफ बिजनेस। रिवीजन ऑफ बजट, एकदम रिवीजन ऑफ बजट जरूरी है, नेसेसरी, याद रखिए, रिवीजन ऑफ बजट इज नेसेसरी। What should be the optimum dividend payout ratio when R 12% दिया और KE 10% है, मतलब R यदि KE से ज्यादा है तो कंपनी को डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, ठीक है। द टर्म फ्लोट इज यूज, क्या चीज के लिए फ्लोट यूज होता है, कैश मैनेजमेंट के लिए, याद रखिए, द टर्म फ्लोट इज यूज इन कैश मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 154, when there are no opening or closing stock, ओपनिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यदि ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होगा सेम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। One of the following is not within the scope of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं है। क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं है, क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ये कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में है। Which one of the following does not describe a transfer pricing method? यह एक ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड नहीं है। Which one of the following does not describe, याद रखिए, फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, याद रखिए। Which of the following does not describe a transfer pricing method? Fixed cost based transfer pricing. A firm determine the shareholder wealth by taking, शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे निकाला जाता है, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म असेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटी। फर्म का असेट से फर्म का लायबिलिटी को माइनस करके शेयर होल्डर का वेल्थ निकाला जाता है। तो शेयर होल्डर वेल्थ इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, बस इतना याद रखिएगा।
capital budgeting technique which consider the time value of money is based on cash flow of the organization. सिंपल सा चीज है. Debt financing is a cheaper source of finance because of tax deductibility of interest. याद रखिए इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्टेड होता है, इसीलिए डेट फाइनेंसिंग को चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं. सिंपल सा चीज है. देखिए 160. In a system whereby all activity are revalued each time a budget is formulated and start with assumption that requirement of fund does not exist. मतलब बजट स्टार्ट हो रहा है एकदम स्टार्टिंग से जहां पर फंड का रिक्वायरमेंट जीरो है. याद रखिए, लिखा है देखिए, ए बजट इज फॉर्मुलेटेड एंड स्टार्ट विथ एजम्पशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब बजट एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जहां फंड का रिक्वायरमेंट जीरो लेवल से बजट स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जीरो बेस बजटिंग होगा. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन आवर पेड्स and our work is known as ideal time variance. Ideal time variance is equal to our paids minus our work. The difference in total cost that results from two alternative course of action is called differential cost. ये बहुत सिंपल सा है. The difference in total cost that results from two alternative course of action is called differential cost. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यही तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. Which of the following variable is not known in interest rate of return is known as discount rate. सिंपल सा चीज है. देखिए, which of the following variables is not known in interest rate of return is discount rate. Cost of capital refers to required rate of return. याद रखिए, cost of capital required to required rate of return. Working capital management involve financing and management. क्या वर्किंग कैपिटल में क्या इन्वॉल्व होता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व होता है. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. तो वर्किंग कैपिटल में जो फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, क्या चीज से रिलेटेड होगा, करंट एसेट से रिलेटेड होगा, ऑल करंट एसेट्स. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. ऑल लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू पे. सारा लिस्टेड कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. याद रखिए. What does debt equity ratio help to study? Debt equity ratio से आप क्या समझते हो, कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन हम लोग समझते हैं. देखिए, क्वेश्चन बोलता है रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा ऑफ ए फर्म. लेकिन व्हाट डज डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताता है, कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं. द वेल नोन बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग. सिंपल सा चीज है. अब जाइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 160. कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस. याद देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस. देखिए क्वेश्चन नंबर 167 अभी बताए थे, ये बजट इज फॉर्मुलेटेड एंड स्टार्ट विद assumption दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब बजट एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट होता है जहां रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जीरो होता है, उस बजट को क्या बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं. देखिए ये बताएंगे, अभी जस्ट बताया. क्वेश्चन नंबर 168 ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 168 ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन 168. द मैनेजमेंट टाइम इज सेफ by reporting only the deviation from the predetermined standard is called management by exception. The management time is saved by reporting only the deviation from the predetermined standard is called management by exception. Marginal costing is also known as, marginal costing को क्या बोलते हैं, variable costing बोलते हैं. Another name of contributions का दूसरा नाम क्या है, marginal income. Which of the following does not help to increase current ratio? क्या चीज करंट रेशियो बढ़ाने में मदद नहीं करता है. देखिए करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट बढ़ेगा तो आपका करंट रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी, यदि लायबिलिटी आपका बढ़ जाता है तो वो करंट रेशियो को गिराने का काम करता है. तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो. मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो करंट रेशियो नहीं बढ़ेगा. तो अवेलेबल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन. बैंक यदि ऑडी बढ़ते रहेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो अब करंट रेशियो ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा. ठीक है.
which of the following is not considered while preparing cash budget? जब आप कैश बजट बनाते हो तो कैश का खर्चा को लिया जाता है, याद देखिए, एक्रूअल बेसिस या कन्वर्जेटिव, जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को अपने लेते थे वो फॉलो नहीं होगा। तो एक्रूअल प्रिंसिपल और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल केस बजट में नहीं लिया जाता है। Cost of capital may be defined as minimum rate of return that the firm should earn. Cost of capital मतलब फर्म का जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म अर्न करना चाहता है उसी को बोलते हैं। Cost of capital may be defined as minimum rate of return that the firm should be earn. At indifference level of EBIT, at indifference level of EBIT, ठीक है, डिफरेंट कैपिटल है, सेम ईपीएस होगा, सबका ईपीएस सेम होगा। एबीसी एनालिसिस इज यूज, एबीसी क्या चीज के लिए यूज होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। याद रखिए, एबीसी एनालिसिस इज यूज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बिल्डिंग? रेट ऑफ कैश डिस्काउंट नहीं इनकॉर्पोरेटेड होता है कैपिटल बिल्डिंग में। Which of the following operating measure would a manager would like to see decreasing over time? Total quality cost। याद रखें, which of the following operating measure would a manager would like to see decreasing over time? Total quality cost। सिंपल सा चीज है, देखिए, which of the following department is most likely responsible for a price variance in direct material purchasing? सिंपल सा चीज है। Another name for the learning curve is experience curve। learning curve का दूसरा नाम क्या है? experience curve। Which of the following is a profitability ratio? Price earning ratio is known as profitability ratio। Which of the following is a profitability ratio? Price earning ratio। Which of the following is not a source of fund? Increase in working capital is not a source of fund। याद रखिए, which of the following is not a source of fund? Increase in working capital। बीटा of security measure is, बीटा क्या चीज है? मार्केट रिस्क को बीटा बोलते हैं। Question number 183. The following is not a discounted cash flow technique. Accounting of average rate of return is not a discounted cash flow technique. कौन सा discounted cash flow technique नहीं है? Accounting of average rate of return एक discounted cash flow technique नहीं है। The dividend payout ratio is equal to dividend per shares divided by earning per equity। मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय ईपीएस कर देंगे, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर कर देंगे, डिविडेंड को अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। थैंक यू। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, 40 मार्क्स एकदम श्योरली आएगा। थैंक यू।